हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। और अगले चैप्टर हिस्ट्री के और हम लोग चलते हैं। ये स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री है और अगला चैप्टर जो है वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन का एक अनोखा संगम से लेकर है, यानी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे और उसके आगे जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी और बात के स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, इसके बाद इडुटेरिया का करेंट अफेयर्स जो है अगस्त और सितंबर मंथ का होगा। ठीक है, उसको और इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आई होप कि पिछले जितने वीडियो डाले हैं आपने देख लिए होंगे। इन तीनों वीडियो के बाद ठीक है आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, मॉक टेस्ट। उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे, अपनी तैयारी का जायज़ा लीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। ठीक, चलिए। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक अनोखा संगम 1919 से 1922। तो 1919 से 1922 के बीच भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दो शक्तिशाली आंदोलन चलाए गए। एक तो था खिलाफत आंदोलन, दूसरा था असहयोग आंदोलन। अलग मुद्दे थे लेकिन रास्ता एक ही था। ये दोनों आंदोलन अलग अलग वजहों से शुरू हुए थे, लेकिन दोनों ने लड़ाई का एक ही तरीका चुना, अहिंसक असहयोग, यानी बिना मार पिटाई के सरकार की मदद ना करना। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। ठीक है, ये आंदोलन, क्योंकि इसमें जो है खिलाफत आंदोलन का सीधा संबंध भारत की राजनीति से नहीं था, क्योंकि ये इसलिए हुआ था कि तुर्की के जो उस समय शासक थे उनकी मदद नहीं की थी इंग्लैंड ने। ठीक है, खैर फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक मजबूत जो है जमीन दी और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल पेश की गई इन आंदोलन में। तो आंदोलन यानी दोनों आंदोलन की पृष्ठभूमि, जनता में भारी गुस्सा क्यों था। तो 1919 का साल था ऐसा जब ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत का हर वर्ग बुरी तरह नाराज और दुखी था। इस गुस्से के पीछे बड़े कारण क्या थे, तो भयंकर आर्थिक मंदी और महंगाई। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद देश में महंगाई आसमान छूने लगी। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग, मजदूर, कारीगर दाने दाने को तरस रहे थे। खाद्यान्न यानी अनाज की भारी कमी हो गई, टैक्सों का बोझ बढ़ा और फैक्ट्रियों में काम ठप होने लगा। इसी सूखे, अकाल और प्लेग जैसी महामारियों से लाखों लोग मारे गए। अंग्रेजों का क्रूर चेहरा सामने आता है। रॉलेट एक्ट, काला कानून, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। पंजाब में सैनिक कानून, मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने अंग्रेजों के निर्दयी और बर्बर चेहरे को पूरी तरह नकाब से बेनकाब कर दिया था। ठीक है, जख्मों पर नमक छिड़कना। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि जलियांवाला बाग की जांच करने वाले जो हंटर कमीशन थी उसका पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट आया। भारतीयों में और नाराजगी बढ़ गई। ऊपर से ब्रिटेन की जो सांसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हत्यारे जनरल डायर की तारीफ की और ब्रिटिश जनता ने उसके लिए 30,000 पाउंड का फंड इकट्ठा किया। इससे भारतीयों का खून और खौल उठा। धोखेबाज राजनीतिक सुधार। 1919 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का असली मकसद जनता को अधिकार देना नहीं बल्कि द्वैध शासन, ठीक है, डायरार्की लागू करके भारतीयों को आपस में लड़ाना था। इससे स्वशासन यानी आज़ादी की उम्मीद लगाए बैठे राष्ट्रवादियों को घोर निराशा हुई। हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल कैसे बना? तो विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने दोनों समुदायों को करीब ला दिया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन समझौता, इसके कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर काम करने को राजी हुए। रॉलेट एक्ट का विरोध,
काले कानून के विरोध प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम दोनों सड़कों पर कंधे से कंधे मिलाकर लड़े। युवा और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का उदय। मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम जैसे युवा मुस्लिम नेता पुरानी और रूढ़िवादी सोच से बाहर आ चुके थे। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच से नफरत करते थे। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। ठीक, खिलाफत का मुद्दा क्या था, क्यों ये इशू बना खिलाफत? ठीक है, तो तुर्की के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी धार्मिक प्रमुख मानते थे। पर प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। जब ब्रिटेन युद्ध जीत गया तो उसने तुर्की के साथ बेहद सख्त रवैया अपनाया। मुसलमानों की नाराजगी थी। अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खलीफा को उसके पद से हटा दिया। फैसले से पूरी दुनिया के मुसलमानों में ब्रिटेन के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। भारतीय मुसलमानों की मांग क्या थी? भारत के मुसलमानों ने अंग्रेज के सामने दो मुख्य मांगे रखी। एक, मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण वापस बहाल किया जाए। खलीफा के पास इतना बड़ा क्षेत्र साम्राज्य रहने दिया जाए जिससे वह इस्लाम धर्म की रक्षा कर सके। खिलाफत कमेटी का गठन होता है 1919 के शुरुआत में। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हसरत मोहानी याद आते हैं, इनका बड़ा अच्छा शेर है, गज़ल भी बाद में आया कि चुपके 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 चुपके, सुना आपने गाना? ये अच्छा शेर है, पूरा शेर पढ़िएगा। 1911 या 1909 में लिखा था इन्होंने। खैर, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का विकास और असहयोग का फैसला। आंदोलन का रुख बदलना। शुरुआत में खिलाफत के नेता केवल बैठकें करने, धरना देने और सरकार को अर्जी भेजने तक सीमित थे। जब कोई बात नहीं बनी तो वे सख्त कदम उठाने और अंग्रेजों के साथ पूरी तरह असहयोग करने की मांग करने लगे। नवंबर 1919 दिल्ली में सम्मेलन। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी गई। सम्मेलन में अंग्रेजी सामानों के बहिष्कार की मांग की गई। साफ कहा गया कि अगर तुर्की के साथ न्याय नहीं हुआ तो मुसलमान सरकार का साथ छोड़ देंगे। गांधी जी की दूरदर्शी सोच। गांधी जी ने इस मौके को हिंदू और मुसलमान को एक करने के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो अगले 100 साल में भी दोबारा नहीं मिलता। उन्होंने खिलाफत के मंच का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए किया। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रवैया था? तो खिलाफत आंदोलन के कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस का साथ मिलना बहुत ज़रूरी था। शुरुआत में कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी। बाल गंगाधर तिलक का विरोध था। लोकमान्य तिलक इस बात के खिलाफ थे कि किसी धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ राजनीतिक गठबंधन किया जाए। वे सत्याग्रह को एक राजनीतिक हथियार बनाने को लेकर भी थोड़े आशंकित थे। गांधी जी के क्या प्रयास थे? तो गांधी जी ने तिलक जी को सत्याग्रह की खूबियां समझाई और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि मुस्लिम समुदाय को देश की मुख्य धारा में लाने का यह सबसे सुनहरा मौका है। कांग्रेस के राजी होने के मुख्य कारण क्या थे? तो कांग्रेस को समझ आ गया था कि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समाज के हर वर्ग, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, हिंदू हो, इनका एक होना जरूरी है। पंजाब की जातियों और हंटर कमीशन की धोखेबाजी से कांग्रेस का ब्रिटिश न्याय प्रणाली से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। देश की जनता के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। उसे एक सही और शांतिपूर्ण रास्ता देना जरूरी था। मुस्लिम लीग का साथ। राजनीतिक मुद्दों पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत और रणनीति। तो फरवरी 1920 है, गांधी जी की चेतावनी। गांधी जी ने वायसराय से मिलकर कहा कि अगर अमृतसर हत्याकांड का दुख नहीं जताया गया, पंजाब की गलतियों को नहीं सुधारा गया और तुर्की के प्रति व्यवहार नर्म नहीं हुआ तो असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। मई 1920 सेवर्स की संधि।
अंग्रेजों ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि ट्रीटी ऑफ सेवर्स करके तुर्की का विभाजन कर दिया। आग में घी का काम कर चुका था ये। जून 1920 आया, इलाहाबाद में बैठक हुई। केंद्रीय खिलाफत समिति ने इलाहाबाद की बैठक की जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों के बहिष्कार का फैसला लिया गया और गांधी जी को आंदोलन की कमान सौंप दी गई। 31 अगस्त 1920 आधिकारिक शुरुआत हुआ। खिलाफत समिति ने आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। कब? 31 अगस्त 1920। डेट आप लिखते जाइए, कब हुआ, इलाहाबाद में बैठक हुआ, सेवर्स की संधि कब हुई, ठीक है। मतलब कभी कभी पूछ देता है, एक लाइन में पूछ दे आपसे, ठीक। तो दुर्भाग्य से इसी दिन 1 अगस्त 1920 को सुबह महान नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। अब ये भी पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 आंदोलन का एजेंडा। तो सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का एक विशेष स्तर बुलाया गया। इसमें जब तक स्वराज यानी सेल्फ रूल नहीं मिल जाता तब तक असहयोग आंदोलन चलाने की मंजूरी दी गई। इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम एजेंडा ये तय हुए कि पहले तो बहिष्कार किया जाएगा, तो बहिष्कार की योजना बनी। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों को पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार हो। पंचायती व्यवस्था के जरिए आपस में न्याय किया जाए, ठीक। अब अदालत नहीं जाना है, अब अपने खुद ही से कर निपटा लेना है जो भी बात हो। विदेशी कपड़ों, सामानों को पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। उनके स्थान पर खादी को अपनाया जाए और घर घर में चरखा काटने को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी उपलब्धियों यानी टाइटल्स और अवैतनिक पदों को लौटा दिया जाए। सरकारी नौकरियों और टैक्स देने से मना कर दिया जाए। भारतीय सैनिक, मजदूर, क्लर्क सरकारी काम के लिए मेसोपोटामिया यानी विदेश न जाएं, ठीक। उस समय मेसोपोटामिया कहाँ है, कमेंट में बताइए मेसोपोटामिया अब कहाँ है इस वक्त। काउंसिल चुनाव का विवाद। विधान परिषदों यानी काउंसिल्स के चुनाव का बहिष्कार करने के मुद्दे पर कांग्रेस में मतभेद था। CR दास इसके खिलाफ थे क्योंकि नवंबर 1920 में ही चुनाव होने वाले थे, यानी 2 महीने बाद। लेकिन कांग्रेस के अनुशासन का सम्मान करते हुए सभी नेताओं और देश के अधिकांश मतदाताओं ने इन चुनावों पर का पूरी तरह बहिष्कार किया। अहिंसा सर्वोपरि। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने और छुआछूत, ठीक है, को दूर करने का काम किया। पूरे आंदोलन में अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया। अब आगे होता है नागपुर का अधिवेशन दिसंबर 1920, ठीक है, चुनाव के बाद। तो नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव होता है। दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन भारतीय इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले हुए। असहयोग आंदोलन को पूरी मंजूरी दी गई। असहयोग आंदोलन के पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप से पास कर दिया गया। लक्ष्य में बदलाव किया गया। कांग्रेस ने अपने पुराने ढर्रे केवल कानूनी दायरे में रहकर आज़ादी मांगना को छोड़ दिया। अब कांग्रेस का लक्ष्य शांतिपूर्ण और न्याय उचित तरीकों से स्वराज प्राप्त करना हो गया। यानी अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने को तैयार थी। संगठन को मजबूत बनाना, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे। तो कांग्रेस को एक पेशेवर और जमीनी पार्टी बनाने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए। रोजमर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्य समिति बनाई गई। स्थानीय स्तर पर काम आसान करने के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया, ठीक है। प्रांतीय कांग्रेस मतलब अब स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस कमेटी बनाई गई। गांव और कस्बों में भी कांग्रेस की छोटी कमेटियां बनी। कांग्रेस की सदस्यता फीस को घटाकर केवल 4 आना साल, ठीक है, 25 पैसे कर दिया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसकी सदस्य बन सके, सदस्यता ले सके। गांधी जी की घोषणा क्या हुई? गांधी जी ने पूरे आत्मविश्वास से देश को नारा दिया, यदि यह असहयोग आंदोलन पूरी ताकत और लगन से चलाया गया तो केवल 1 साल के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा। कुछ नेताओं का कांग्रेस छोड़ना भी हुआ इस दौरान। तो इस क्रांतिकारी बदलाव के कारण कुछ बड़े नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खापरे और BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे केवल कानून के दायरे में रहकर राजनीति करना चाहते थे। वहीं सुरेंद्र बनर्जी ने अलग होकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली।
जिसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव तो खत्म सा हो गया। दूसरी ओर बंगाल के बड़े बड़े क्रांतिकारी संगठनों ने गांधी जी के इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट क्या निकला? तो रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस और खिलाफत कमेटी एक साथ आ जाने से देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और इसके बाद साल 1921 और 22 में इस आंदोलन ने पूरे भारत में ऐसी अकल्पनीय अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का पूरे देश में प्रसार, स्प्रीड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के नेताओं अली बंधुओं के साथ मिलकर पूरे देश का तूफानी दौरा किया। उन्होंने सैकड़ों जनसभाओं को संबोधित किया और हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरा। शिक्षा का बहिष्कार और नए राष्ट्रीय संस्थानों का जन्म भी हुआ। इस दौरान छात्रों का मैदान में उतरना, हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। उस समय देश में लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोले गए ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। बंगाल रहा सबसे आगे इस मामले में। शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल सबसे आगे था। कोलकाता के छात्रों ने राज्यव्यापी हड़ताल की और मांग की कि स्कूलों के मैनेजर सरकार से अपना नाता तोड़ ले। महान नेताओं का नेतृत्व भी मिला। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोली गईं। युवा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बने। नए विश्वविद्यालय इसी दौर में जामिया मिलिया अलीगढ़, जो बाद में दिल्ली आया, काशी विश्व विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसे प्रसिद्ध संस्थानों की स्थापना हुई। पंजाब, मुंबई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम में भी यह कार्यक्रम जोरों शोरों से चला। वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार। देश के बड़े बड़े नामी वकीलों ने अपनी चमकती हुई वकालत छोड़ दी। इसमें मुख्य नाम थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजागोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सब ने वकालत छोड़ दी। विदेशी सामानों की होली और तिलक स्वराज फंड। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। देश भर में विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। इसका असर यह हुआ कि कुछ ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात इंपोर्ट घटकर आधा हो गया। दुकानों पर धरने दिए गए। विदेशी कपड़ों, विदेशी शराब और तारी की दुकानों के आगे महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण धरने दिए। उपाधि की वापसी भी हुई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी कैसरे हिंद की उपाधि मेडल का सरकार को लौटा दी। तिलक स्वराज फंड बना। बाल गंगाधर तिलक की याद में बने इस फंड में देश की जनता ने दिल खोल कर दान दिया। इसका लक्ष्य तो कम था, लेकिन इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी धनराशि जमा हो गई। घर घर में चरखे बांटे गए। खादी का खूब प्रचार हुआ। कांग्रेस के स्वयंसेवकों की सेनाएं समानांतर पुलिस, पैरेलल पुलिस की तरह कानून व्यवस्था संभालने लगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेना छोड़ने का आह्वान और नेताओं की गिरफ्तारी। जुलाई 1921 आता है। कराची घोषणा होती है। कराची में खिलाफत आंदोलन के मंच से अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान का अंग्रेजों की सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, इसलिए सभी मुसलमानों को सेना से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हुई। इस बयान से बौखलाकर अंग्रेजों ने सितंबर 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गांधी जी का करारा जवाब 4 अक्टूबर 1921 को आता है। गांधी जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया कि अली बंधुओं की बात का समर्थन करते हुए कि उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों से अपील की कि वे इस औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार से अपने सारे रिश्ते तोड़ लें। अगले ही दिन कांग्रेस कार्य समिति और देश भर की लोकल कमेटियों ने भी ऐसे ही प्रस्ताव पास किए। स्थानीय आंदोलन को छूट। कांग्रेस ने स्थानीय कमेटियों को खुली छूट दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि वहां की जनता कानून अवज्ञा सशक्त विरोध के लिए तैयार है, वे आंदोलन शुरू कर सकती है। इस दौरान चले कुछ क्षेत्रीय आंदोलन क्या क्या रहे देख लेते हैं। तो मिदनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश, यहाँ आंदोलन चले। यहाँ चिराला, पिराला और पेडांदी पाडू तालुकों में अंग्रेजों के यूनियन बोर्ड टैक्स के खिलाफ
कर न दो, नो टैक्स आंदोलन पहले से चल रहा था। असम में हड़ताल हुआ। असम में चाय बागान के मजदूरों, स्टीमर, पानी के जहाज के कर्मचारियों, असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इसमें राष्ट्रवादी नेता JM सेनगुप्ता ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध 17 नवंबर 1921 को। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत के दौरे पर आए तो देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन हुए। मुंबई तब बम्बई समेत कई जगहों पर पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प भी हुई। अन्य आंदोलन क्या रहे? अवध का किसान आंदोलन यूपी में, एका आंदोलन यूपी में, मालाबार का मोपला विद्रोह केरल में, इसके बारे में पढ़िएगा डिटेल में क्योंकि पूछ देता है मेंस में। और पंजाब में भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए सिखों का अकाली आंदोलन भी इसी समय चल रहा था, जिससे असहयोग आंदोलन को और ताकत मिली। अब आते हैं जन प्रतिक्रिया पे, समाज के हर वर्ग का योगदान। तो इस आंदोलन में भारत के हर तबके ने अपनी ताकत दिखाई। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, शुरुआत में इस वर्ग ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में गांधी जी के कुछ कार्यक्रमों को लेकर असमंजस में थे। कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे बड़े शहरों में अमीर पुराने राजनेताओं से बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने सरकारी नौकरियां, उपलब्धियां छोड़ने में ढिलाई बरती, लेकिन राजनीति में आए नए युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन को बहुत मजबूत आधार दिया। व्यावसायिक वर्ग, बिजनेस क्लास, व्यापारियों और भारतीय उद्योगपतियों ने आर्थिक बहिष्कार का पूरा समर्थन किया, क्योंकि विदेशी कपड़ों के बंद होने से उनके अपने स्वदेशी सामानों की बिक्री बढ़ गई। हालांकि कुछ बहुत बड़े उद्योगपति इस आंदोलन को शंका की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके कारखानों के मजदूर भी विद्रोह न कर दें। किसान, पीजेंट्स, किसानों की भागीदारी इस आंदोलन में बहुत बड़ी थी। हालांकि कांग्रेस जमींदारों के खिलाफ वर्ग संघर्ष नहीं चाहती थी, लेकिन किसानों ने उस सीमा को तोड़ दिया। बिहार में ऊंची और नीची जाति का भेद भूलकर लोग एक हो गए। किसानों ने इस आंदोलन को अंग्रेजों के साथ साथ शोषक जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ भी गुस्सा निकालने का जरिया बना लिया। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, छात्रों ने सबसे सक्रिय और स्वैच्छिक भूमिका निभाई। सभी कॉलेज छोड़कर वे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसे नए संस्थानों में शामिल हो गए। महिलाएं, इनको नहीं इग्नोर कर सकते, इनका भी योगदान रहा। तो वीमेन, महिलाओं ने सदियों पुरानी पर्दा प्रथा को त्याग दिया। उन्होंने अपने सोने, गहने, तिलक फंड में दान कर दिए। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों के आगे धरने दिए। ठीक। अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता। केरल के मोपाला में हुई हिंसक सांप्रदायिक घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। जेल जाने वाले लोगों में 2/3 मुसलमान थे। ऐसी एकता न तो पहले कभी देखी गई थी, न इसके बाद कभी देखी गई। गांधी जी को मस्जिदों में जाकर मुस्लिम समुदायों को संबोधित करने का न्योता दिया गया। गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें बिना आंखों पर पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने की अनुमति मिली थी। आंखों पे पट्टी बांध के, क्योंकि महिलाएं जो है पर्दे में रहती थी, इसलिए गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको था कि आंखों पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही संबोधित कीजिए, ठीक है, ये महिलाएं आपकी बहू बेटी हैं। खैर, सरकार की प्रतिक्रिया, दमन चक्र। मई 1921 गांधी रीडिंग वार्ता हुई। गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग के बीच बातचीत हुई। रीडिंग ने शर्त रखी कि गांधी जी अली बंधुओं से कहें कि वे अपने भाषण वापस लें, क्योंकि उनके भाषणों से हिंसा भड़क रही है। गांधी जी समझ गए कि अंग्रेज उनके और मुस्लिम नेताओं के बीच फूट डालना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वायसराय की मांग को ठुकरा दिया। दमन की शुरुआत होती है। इसके बाद दिसंबर 1921 में सरकार ने आंदोलन को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जनसभाओं और प्रेस पर पाबंदी लगा दी। गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। आंदोलन का अंतिम चरण और चौरी चौरा कांड। नेताओं के जेल जाने के बाद जनता का हौसला बढ़ रहा था। गांधी जी पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने का भारी दबाव था। दिसंबर 1921 आता है, अहमदाबाद अधिवेशन होता है। CR दास जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खान को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ये सवाल पूछ सकता है कि अहमदाबाद अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष, और वो जेल में थे तो उनके जगह किनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा।
कांग्रेस ने गांधी जी को आंदोलन का समय और रणनीति तय करने का पूरा अधिकार दे दिया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी की चेतावनी गई अंग्रेजों को। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस को आज़ाद नहीं किया गया तो वे गुजरात के बरदोली से एक बड़ा सविनय अवज्ञा और कर न दो आंदोलन दोनों शुरू कर देंगे। लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही सब कुछ बदल गया। कैसे? तो चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गांव में स्वयंसेवकों का एक जत्था शराब की बिक्री और अनाज की बढ़ती कीमतों के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहा था। पुलिस की बर्बरता हुई। वहां की पुलिस ने जुलूस के नेताओं को बुरी तरह पीट दिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। भीड़ का गुस्सा और थाना फूंकना, गोलीबारी से जनता का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा दिया, ठीक है, और सिपाही जान बचाने के लिए थाने के अंदर छिप गए। भीड़ ने पूरे थाने को बाहर से ताला लगाकर आग लगा दी। जो सिपाही खिड़की से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भीड़ ने वापस अंदर आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। आंदोलन की वापसी, बरदोली प्रस्ताव और आंदोलन की वापसी। गांधी जी अहिंसा के पक्के पुजारी थे। चौरी चौरा की खबर सुनते ही गहरे दुख में डूब गए। उन्हें लगा कि देश की जनता अभी अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। 12 फरवरी 1922 को बरदोली में कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक बुलाई गई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस लेने की घोषणा कर दी। कानून तोड़ने वाली सभी गतिविधियों को रोक दी गई। रचनात्मक कार्यों, खादी, शराबबंदी, छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान देने को कहा गया। ठीक, आंदोलन वापस लेने पर विभिन्न दृष्टिकोण डिबेट भी हुए। तो गांधी जी के इस फैसले से देश के राष्ट्रवादी नेता और जनता हैरान रह गई, क्योंकि आंदोलन उस समय अपने चरम पर था। प्रमुख नेताओं के विचार क्या रहे? तो राष्ट्रीय विपत्ति, नेशनल क्लैमिटी, जेल में बंद CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और युवा सुभाष चंद्र बोस इस फैसले से हक्के बक्के रह गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर असहमति जताई। मार्क्सवादी व्याख्या क्या रही? ठीक, तो वामपंथी या मार्क्सवादी विचारों का मानना है कि गांधी जी ने आंदोलन किसी अहिंसा के सिद्धांत के कारण वापस नहीं लिया था। उनका तर्क है, गांधी जी को डर हो गया था कि आंदोलन अब उनके हाथ से निकलकर गरीब किसानों, मजदूरों के नियंत्रण में जा रहा है, जो शोषक जमींदारों और पूंजीपतियों पर हमला करने के लिए तैयार थे। अमीर वर्ग, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। इसका सबूत यह है कि आंदोलन वापस लेने के बाद भी गांधी जी ने किसानों से कहा था कि वे जमींदारों को अपना टैक्स यानी लगान देते रहें। महात्मा गांधी का अपना पक्ष क्या रहा, वो देख लेते हैं। तो गांधी जी ने अपने फैसले पर अडिग वो तो थे ही। उन्होंने 16 फरवरी 1922 को अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा, मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वरण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांधी जी की गिरफ्तारी और ऐतिहासिक भाषण। आंदोलन खत्म होते ही अंग्रेजों को गांधी जी को पकड़ने का मौका मिल गया। मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत में जज के सामने गांधी जी ने एक ऐतिहासिक और यादगार भाषण दिया जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन और विचार पूर्वक की गई हिंसा के लिए मैं कानूनन सजा पा सकूं। मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे देश प्रेमी नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। भले ही यह आंदोलन बीच में रुक गया, लेकिन इसने भारतीय जनता के अंदर अंग्रेजों का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, मुख्य कारण क्या थे, देखते हैं। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को रोकने का फैसला किया। इसके पीछे उनकी एक गहरी राजनीतिक सोच और राजनीति थी, जिसे नीचे दिए गए बिंदुओं से समझा जा सकता है। अहिंसा के सिद्धांत की अधूरी समझ। गांधी जी का मानना था भारतीय जनता ने अभी अहिंसा, नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है और न ही वो इसके महत्व को पूरी तरह समझ पाए हैं। उन्हें डर था कि अगर आंदोलन में ऐसे हिंसा होती रही तो आंदोलन की कमान उनके हाथों से निकलकर हिंसक तत्वों यानी उग्रवादियों के हाथों में चली जाएगी।
जाएगी, सरकार को कुचलने का बहाना मिल जाता। गांधी जी की रणनीति बहुत दूरदर्शी थी। वो जानते थे कि यदि आंदोलन हिंसक हो गया तो ब्रिटिश सरकार को उसे बेरहमी से कुचलने का कानूनी बहाना मिल जाएगा। सरकार दुनिया के सामने तर्क देगी कि अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी थी। गांधी जी को डर था कि सरकार इस हिंसक जवाबी कार्रवाई से पूरा असहयोग आंदोलन उनकी रणनीति को पूरी तरह फेल न हो जाए। गांधी जी की असली रणनीति क्या है? सत्याग्रह का नियम। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का एक खास नियम था। उनका मानना था कि अगर जनता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगी और सरकार पर लाठियां या गोलियां चलाएगी तो पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों का क्रूर चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इससे देश के लोगों में सरकार के खिलाफ भावनात्मक गुस्सा बढ़ेगा और नैतिक जीत भारतीयों की होगी। लेकिन अगर जनता खुद हिंसा करने लगेगी तो नैतिक रूप से आंदोलन कमजोर हो जाएगा। आंदोलन की स्वाभाविक थकान। तो कोई भी जन आंदोलन सालों साल एक ही रफ्तार में नहीं चल सकता। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे लंबा खिंच रहा था, लोग थक रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह समझौते के मूड में नहीं थी। ऐसी स्थिति में इतने बड़े पैमाने पर चल रहे आंदोलन को बिना किसी नतीजे के जबरदस्ती आगे खींचना नामुमकिन था। खिलाफत के मुद्दे का खत्म होना। इरेलेवेंस ऑफ खिलाफत। जिस खिलाफत के मुद्दे को लेकर मुसलमान इन आंदोलन से जुड़े थे वह मुद्दा दुनिया से खत्म हो गया। तुर्की में क्रांति हुई। नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और वहां के सुल्तान यानी खलीफा के सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। तुर्की एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। वहां खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। आधुनिकीकरण। तुर्की में यूरोप की तरह नए कानून लागू किए गए, महिलाओं को बड़े अधिकार मिले, शिक्षा की राष्ट्रीयकरण हुआ और आधुनिक उद्योगों और खेती को बढ़ावा दिया गया। 1924 में पूर्ण अंत होता है। साल 1924 में खलीफा का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। जब तुर्की ही खलीफा नहीं रहा तो भारत में खिलाफत आंदोलन का औचित्य मुद्दा भी अपने आप खत्म हो गया। अब करते हैं आंदोलन का मूल्यांकन, फायदे और कमियां देखते हैं। ठीक है, तो कमियां क्या रही? राजनीति का सांप्रदायिकरण हो गया। द निगेटिव साइड। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को देश की आज़ादी की मुख्य धारा से जोड़ा, जो कि एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके लिए एक धार्मिक मुद्दे खिलाफत का सहारा लिया गया था। इसका नुकसान यह हुआ कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिला। आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राजनीतिक सोच में बदलने में नाकाम रहे। यही वजह थी कि आंदोलन खत्म होने के बाद के सालों में जब देश में दंगे भड़के तो वह पुराना भाईचारा टिक नहीं सका। फायदे क्या हुए? पहली बार बना जन आंदोलन। द पॉजिटिव साइड। भले ही यह आंदोलन अपने तत्कालिक लक्ष्यों एक साल में स्वराज को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सच्ची राष्ट्रीय पार्टी बनी कांग्रेस। इस आंदोलन ने पहली बार पूरे देश की जनता को एक धागे में पिरो दिया। इससे यह साबित हो गया कि कांग्रेस कुछ पढ़े लिखे या अमीर लोगों की पार्टी संस्था नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत देश की प्रतिनिधित्व करती है। हर वर्ग की हिस्सेदारी इसमें हुई। देश का कोई ऐसा कोना या समाज कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो इस आंदोलन से अछूता रहा हो। किसान, मजदूर, दस्तकार, छात्र, अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, व्यापारी, महिलाएं, सब ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीतिक समझ और आज़ादी की भूख भी आगे आई। इस आंदोलन ने भारत की आम जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनके दिलों में आज़ादी की ऐसी भूख जगाई जिसे अंग्रेज कभी बुझा नहीं पाए। अंग्रेजों का भ्रम भी टूटा। अंग्रेजों का यह घमंड टूट गया कि भारतीयों में चेतना जागरूकता की कमी है। वे गुलामी को अपना भाग्य मान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के दो बड़े झूठ क्या थे उस पर बात करते हैं। तो ब्रिटिश शासन में दो बड़े झूठों मिथ्स के दम पर टिका हुआ था जिन्हें इस आंदोलन ने तहस नहस कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के दो बड़े झूठ थे। इन्हें भारतीयों ने कैसे तोड़ा? तो पहला झूठ था विदेशी यानी अंग्रेजी शासन भारतीयों के भले के विकास के लिए है। नरमपंथी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक लूट, इकोनॉमिक ड्रेन को उजागर करके इस झूठ को बहुत पहले ही बेनकाब कर दिया था। दूसरा झूठ था ब्रिटिश सरकार अजय है, उसे कोई हरा नहीं सकता और उसका अंत असंभव है। गांधी जी के सत्याग्रह अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर इस घमंड को चूर चूर कर दिया। अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? रिजल्ट। इस आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारतीयों के दिलों से ब्रिटिश साम्राज्य का खौफ, डर हमेशा के लिए निकल गया।
अब आम भारतीय अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था और पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। तो यहीं पे खत्म होता है ये हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर और इस चैप्टर का डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।